हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नामदा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, नामदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं हमारे संविधान से, उन्हें भारत का अधिकार पत्र, जिसे कि मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तथा इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं एवं इन अधिकारों के लिए हम कोर्ट में न्याय के लिए डिमांड कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं वह मुख्यतः 6 हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 से 18 में फ्रेंड्स समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमें हमारे संविधान से प्राप्त हुए हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अनुच्छेद 32, जिसका कि नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। एक बड़ा ही रोचक तथ्य था कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के जन्मदाता कहे जाते हैं, से एक प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि जिसके बिना भारतीय संविधान प्रायः शून्य हो जाएगा। तो उनके द्वारा इसका उत्तर दिया गया था अनुच्छेद 32। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके बिना भारत का जो संविधान है हमारा वो शून्य प्राय हो जाएगा। इसमें संविधान में जो मुख्य जो उसका रूप है, जो मेन उसका बोल सकते हैं हम कि सार है, वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 32 में हमें जो है कोर्ट है, जो हमारा न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है, जो कि हम आगे की स्लाइड में इनके बारे में अनुच्छेद 32 के समय हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बारी बारी से ये हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता का अधिकार, अर्थात विधि की नज़र में सब समान हैं, इनमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात धर्म, जाति, लिंग और आपके जन्म के स्थान के आधार पर आप में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है फ्रेंड्स अवसर की समानता, यानी कि जितने भी लोग हैं जो भारत में निवासरत हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को एक अपराध घोषित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन के संबंध में हम आगे नेक्स्ट में एक वीडियो इस पर बनाऊंगा, उसमें विस्तृत आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल अब मैं आपको बता रहा हूँ, अनुच्छेद 21 जो है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात आपको अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। यदि आप सेल्फ डिफेंस में आपकी रक्षा में किसी पे हमला करते हैं और यदि ये प्रूफ हो जाता है कि आपने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए हमला किया है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अनुच्छेद 21 का में है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22
अनुच्छेद 22 में है फ्रेंड्स, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती हैं, जैसे हिरासत में लेने का कारण, 24 घंटे के अंदर सक्षम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसे प्रस्तुत करना, तथा उसे अपनी पसंद का वकील सलाह लेने के लिए चुनने का पूरा अधिकार है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं जबरदस्ती श्रम को अपराध मानता है, अर्थात आप किसी मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उससे ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25 दोस्तों, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति की आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करने के लिए निश्चित की गई है, उसे राज्य कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए आय उसकी निश्चित है, उसे राज्य बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 फ्रेंड्स, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या धर्म के लिए जबरदस्ती उनके उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, अर्थात राज्य की नज़र में सभी धर्म समान रहेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 है फ्रेंड्स, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी, अर्थात सरकार की नज़र में अल्पसंख्यक वर्गों को भी उतना ही हक मिलेगा जितना बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को दिया गया है। इसके बाद में है फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे चर्चा की थी, हमारे भारतीय संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको अभी बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि हमारे संविधान के जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण प्रकार के समादेश, जिन्हें कि रिट भी कहा जाता है, को निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैवियस कॉर्पस, दूसरा परमादेश मैंडामस, तीसरा है प्रतिषेध लेख जिसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है, चौथा है उत्प्रेषण सर्ट्योररी, पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख या क्यो वारंटो। फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है आइए हम समझते हैं। उस व्यक्ति की प्रार्थना पे जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है।
इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को ये आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को उसने बंदी बनाया है उसे निश्चित स्थान पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पे विचार कर सके। तो ये एक व्यक्ति का बहुत बड़ा अधिकार है फ्रेंड्स। सेकंड है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध लेख। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वे अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। अर्थात जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की मामले होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास में ले लेता है और वे ये लेख जारी करता है। इसके बाद है फ्रेंड्स उत्प्रेषण। दोस्तों उत्प्रेषण के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। फ्रेंड्स कई बार जो वरिष्ठ न्यायालय हैं उनको ये पता लगता है या ये उनकी जानकारी में आता है कि कुछ मुकदमे हैं जो काफ़ी समय से लंबित हैं, तो वह ये लेख जारी करके उत्प्रेषण लेख जारी करके अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित कर सकता है कि वे अपने लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उनके पास में प्रेषित करें। इसके बाद है फ्रेंड्स पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण तो कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये और ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। मैंने काफ़ी पेपर्स देखे उनमें पूछा है अधिकार पेक्षा लेख या क्यो वारंटो। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पेक्षा या क्यो वारंटो के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। दोस्तों यदि न्यायालय को, जो आपका न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय है या आपका कोई भी न्यायालय है, उसको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई पदाधिकारी कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर के हैं, जो उसको जिनका वैधानिक रूप से उसको अधिकार नहीं मिला है, तब कोर्ट ये रिट जारी करता है जिसके आधार पे वो ये पूछ लेता है कि भाई आपको इसका वैधानिक अधिकार तो है नहीं, आप इसके संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी तो है नहीं, फिर आप किस प्राधिकार के तहत इस कार्य को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को, उसके हर पदाधिकारी को अपने अपने प्राधिकार दिए गए हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, और कोई भी पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके किसी भी प्रकार के कार्य को ना करे। इस संदर्भ में इस रिट का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था दोस्तों कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिट है। ये नियंत्रित करती है, पदाधिकारियों को नियंत्रित करती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात कतई ना करें। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ईश्वर आप सभी को आपकी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों।